हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और आज आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, अगर रिकॉर्ड्स बुक खोली जाए तो उसमें रिकॉर्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मैं पढ़ना शुरू हूँ तो उसमें ही काफी टाइम लग जाए। बट यू नो वी टॉक अबाउट लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स, बड़े अच्छे अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन बहुत कोई कम ऐसे लोग हैं who have achieved an iconic status in Pakistan cricket. And the man that I have with me today definitely has that. 10,000 टेस्ट रन की अगर बात की जाए, फोर्थ इनिंग स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता था, 6 डबल हंड्रेड्स उनकी हैं, most catches in test cricket. I mean, the records are absolutely endless. And now, you know, we're going to be seeing him in a new role as well as batting coach. We've seen him in PSL. उन्होंने बहुत से players को mentor किया है. He led Pakistan to that 2009 World T20. So I mean, I think मैं अगर शुरू हुई तो यहीं पे program खत्म हो जाएगा. So I'm really happy to have with me the legend Yunus Khan. Yunus भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे पता है हम बड़ी देर से जो है ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए फाइनली यू नो आई एम गेटिंग अ चांस टू स्पीक टू यू। यू नो मैंने जिस तरह से शुरू में इंट्रोड्यूस किया आपको और मैंने बताया कि इतना इनका लेजेंडरी स्टेटस है ये वो, लेकिन बहुत से लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ ऑफ द क्रिकेट फील्ड के बारे में इतना नहीं पता। आई मीन दे नो कि अच्छा यू नो यूनुस खान बड़ा डिसिप्लिन्ड है ये वो, बट what happens off the field? I mean, this has been a very difficult period for all of us. क्वारंटीन में, लॉकडाउन में बहुत हालात इतने कोई अच्छे नहीं रहे। तो मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या आपकी रूटीन है, व्हाट आर यू अप टू? थैंक यू ज़ैनब, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस किया मुझे। और मेरा खैर लोगों को ऑलमोस्ट पाकिस्तानी को सबको पता ही होता है कि एक दूसरे का हमें ज़्यादातर, क्योंकि ऑन एंड ऑफ हम लोग मिलते हैं, हमारी कुछ गैदरिंग ऐसी है, और फिर जिस तरह हम फैमिलीज में रहते हैं तो कल्चर हमारा ऐसा, तो हमें एक दूसरे का ऑलमोस्ट पता। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ये ज़रूर शुरू से था कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हट के जो मेरी लाइफ है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें बैलेंस ला सकूँ। और मेरे ख्याल से यही वो वजह थी मेरी सक्सेस की कि मेरे पास ऑफ द फील्ड जो अगर कुछ होता भी था तो मैं अपने कैरियर में अपने क्रिकेट में मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करता। ये मेरी सक्सेस की आप कह सकते हो कि ये की रही है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट खेलूं और सिर्फ फोकस कर क्रिकेट खेलूं। इसके बाद जो मेरी ऑफ द फील्ड लाइफ है वो बिल्कुल एक तो मैं किसी के साथ शेयर ना करूं। उसकी वजह ये कि मैं समझता था कि पर्सनल आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही पर्सनल होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी मेरी पर्सनल लाइफ। और इसीलिए मेरे कैरियर में बहुत सारे लोगों को मेरे मुतालिक कुछ व्यूज होते थे कि ये पता नहीं ये ग्राउंड में ऐसे होते हैं, ये ऑफ द फील्ड पता नहीं कैसे होंगे। और बहुत सारे मेरे मुतालिक आप कह सकते हैं कि लोगों की थिंकिंग थी कि ये पता नहीं ऐसे हैं। मैंने जब वो मुझसे मिलते थे और तो फिर वो चेंज हो जाते थे, क्योंकि वो कहते नहीं हमें तो लगता ये था कि आप ऐसे होंगे और आपके मुतालिक कुछ लोगों ने बातें की। तो मैंने कहा नहीं, ये तो जब लोग मिलते हैं तो फिर ही उसके बाद जो है आपको पता चलता है। और जहाँ तक रिसेंट रूटीन की बात है तो देखिए, हमने देखा पाकिस्तान में पूरे, और पाकिस्तान से बाहर भी जाए तो पूरे वर्ल्ड में एक लॉकडाउन को लेके उसके बाद बहुत सारे और जो है चीजें चल रही थी। और तो वो मैं भी उसी उतना ही इफेक्ट हुआ उससे, जिस तरीके से एक आम कॉमन पाकिस्तानी या दुनिया में लोग इफेक्ट हुए। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने फौरन ही जब अब मुझे समझ में आ गई कि ये लॉकडाउन हो सकता है कि मंथ पे चला जाए, 2 मंथ्स पे चला जाए, 3 मंथ पे चला, हो सकता है कि उसके आगे चला जाए। तो मैंने जैसे मेरी लाइफ में मैं बैक चला जाए, जो मैं टीम से ड्रॉप होता था या मुझ पे कोई टेस्टिंग टाइम आता था तो मैं अपने आप को गैदर करता था। तो मैंने अपने आप को गैदर किया और उसके बाद मैंने अपने फैमिली के साथ और अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की और मैं इन्वॉल्व हो गया वो छोटी छोटी चीज़ों में जो कि मैं अपने छोटों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाया मैं अपने कैरियर में। तो मैं वो चीज़ें करने लगी, उनकी स्कूलिंग से लेके उनको पैम्पर करने से लेके उनकी उनकी क्लीनिंग करने से लेके उनकी एक टूथपेस्ट करने तक के ब्रश कैसे पकड़ना है, आपको टूथपेस्ट किस हाथ में पकड़ना है, आपका फोक किस हाथ में होना चाहिए, आपका स्पून किस हाथ में होना चाहिए, और वो कौन से मैनर्स हैं
जो कि टेबल पे बैठने के लिए है, वो कौन से मैनर हैं जो है कि हमारे एक पठान कल्चर में जब आप नीचे बैठते हो, दस्तरखान पे बैठो, तो ये सारे काम मैंने किए। और उसके साथ मैंने कोशिश की जैसे आपने मुझे अप्रोच किया जब जब शुरू का टाइम था, तो मैंने आपसे कहा कि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं इस वक्त क्योंकि सारी दुनिया में जो चल रहा था, जिस तरह के हालात थे, तो उसको लेके मैं लोगों को मोटिवेट करता रहा। इवन आप यकीन करें तो मुझे अपने फ्रेंड्स की कॉल आई और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे कुछ फैमिली है, वो इटली में है, फ्रांस में है, और बिल्कुल वो बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे है, तो उनके लिए वीडियो बना दिया। और यकीन करें मैं आप कह सकता हूँ मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने उनके लिए वीडियोस बनाई, और यकीन करें जब मैं उनको फिर मैं फॉलो करता था, और उसमें से बहुत से लोग वो ठीक हुए। तो और वाओ, बिल्कुल पे थे, वो लास्ट स्टेज पे थे कि बस वो कहते थे बस ये बना दें, ये क्रिकेट के शौकीन है, ये खा नहीं रहे, ये सुन नहीं रहे, और इनमें एनर्जी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप एक वीडियो बना दें और वो एनर्जी उनमें आ जाए। और यकीन करें वही हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो एक हम जो बात करते हैं कि एक दूसरे को मोटिवेट नहीं, से बहुत फर्क पड़ता है। और वही किया मैंने। तो ये मैंने लॉकडाउन के दौरान ये मैंने ये काम किया, और बहुत सा फिर मैंने अपने आप को दोबारा गैदर किया कि मैंने अपनी लाइफ को आगे जाके कैसे और अच्छे बेहतर करना है, और वो क्या-क्या गोल्स हैं जो कि मैं और अचीव कर सकता हूँ, और एग्ज़ैक्टली यही हुआ। इस तरह से you by making a video made a difference in somebody's life. I mean, कोई अगर डीमेट मोटिवेट हुआ हो, तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपकी जिंदगी में एक डिफरेंस ला सकती हैं। हो सकता है उसकी स्पिरिट जो उस वक्त क्रिटिकल था, हो सकता है उसकी स्पिरिट बेहतर हो गई हो आपकी वीडियो देख के, वो ज्यादा थोड़ा सा मोटिवेट हो गया हो। क्योंकि मेंटल एस्पेक्ट भी तो है ना, कि मतलब हम फिजिकल तो चलो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बट एक मेंटल एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद व्हाट्स हैपनिंग इज ऑल्सो देयर। बट एक जो चीज मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। आई मीन इट डज नॉट लुक लाइक, कई लोग लॉकडाउन में खाना खा खा के मोटे हो गए हैं, आपने बस अपनी दाढ़ी ग्रो कर ली है और साथ आप यू आर लुकिंग इन शेप। सो आई मीन, हैव यू बीन ट्रेनिंग, वर्किंग आउट, व्हाट हैव यू बीन अप टू? बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग की, और रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग की, अपनी फैमिली को कराई, बच्चों को कराई, छोटे बच्चों के साथ भी लगा रहा, उनको ट्रेनिंग का बताया कि भाई वार्म अप कैसे होता है आपके पास। उसके बाद ठीक है, घरों में इतना स्पेस नहीं होता, लेकिन वो कौन-कौन सी ड्रिल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं, और मेरे पास उसकी वीडियोस सब मैंने रखी हुई है, और अगर हो सके तो मैं कभी शेयर करूँगा आप सबसे। वो सब मेरे एक की वीडियो है मेरे पास, कि हम पुशअप्स कैसे निकाल जो ना तो एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास जब मौका हो, क्योंकि मौके आपको पता है कि हमारी लाइफ में हमारी लाइफों में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बड़ा अच्छा था, दो कि सारी दुनिया में बहुत से लोग हमें छोड़ के चले गए, लेकिन ये कि जब आपको मौका मिले तो आप कोशिश करें कि उसके उसके मुताबिक प्लान बनाएं। और जैसे मेरी लाइफ में मैंने एक चीज हमेशा देखी कि छोटा छोटा करते वो कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर बनता है। तो मेरा भी लाइफ में यही कतरा कतरा करके, छोटी छोटी चीजें करके आप यकीन करें मैं एक ऐसा बंदा जो कि जब मैं अपने बेड पर जाता हूँ, तो मेरी जो प्रिपरेशन है अगले दिन की वहीं से शुरू हो जाती है कि मुझे कहाँ लेटना है, मुझे कहाँ सर रखना है। इवन अभी तो खैर थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, मैं बाज़-औक़ात ये भी होता था कि मुझे रात में ये भी पता होता था कि मैंने कितनी दफ़ा करवट ली है। तो इतनी मेरी कैलकुलेशन चल रही है। है। आप ये सोचिए कि आप एक इंसान सो रहा हो और वो आपको ये बता दे, उसको ये सुबह पता हो कि यार मैंने एक दफ़ा मैं राइट की तरफ करवट ली थी और 3 दफ़ा मैंने लेफ्ट की तरफ, और या फिर मैं सीधा सोया। क्योंकि मैं अक्सर जब सोता था, जैसे वो लोग ताबूत में सोते थे, तो मैं बाज़-औक़ात में सीधे ही सोता था। तो मुझे करवट्स की अपनी पता होती थी। और ये इसी तरह है, जब मैं क्रिकेट में के मैदानों में बैटिंग कर रहा होता था, तो मैं बाज़-औक़ात वो ड्रिल्स करता था जो कि मैंने अपने सीनियर से सीखी कि ये जो पर्सन है, ये क्राउड में बैठे हुए, इसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, और वो किस वक़्त वो वहाँ बैठे हुए थे, और उस वक़्त किस वक़्त वो उठ के गए और किस वक़्त वो वापस आए व्हाइल बैटिंग करते हुए। तो ये वो ड्रिल्स हैं जो कि आपको जो है आपको हेल्प करती है। और मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सी ड्रिल्स आई, बहुत से मूवमेंट हैं जब मैंने छोटी-छोटी चीज़ें की और उनको बहुत सीरियस लिया, और वो मुझे जो है ना जाके वो कहते हैं ना कि एक पूरा समंदर बन गया। नहीं, आपका तो बड़ा ये मशहूर था यूनुस भाई, कि आपका अपने ड्रेसिंग रूम में एक अपना कोना होता था जहाँ आप जाके बैठते थे, एंड यू वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग इट क्लीन, कीपिंग इट ऑर्गेनाइज्ड। आपकी किट, आपका बैग, हर चीज आपके बारे में ये बड़ा है कि यू वर ऑलवेज वेरी ऑर्गेनाइज्ड।
जी, बिल्कुल, देखिए मैं ये समझता था, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैंने बॉब वुलमर से सीखा, क्योंकि बॉब वुलमर हमेशा जब भी मीटिंग्स होती थी, जब भी हमारी गेट टुगेदर होती थी, तो वो एक बात कहते थे कि भाई अपनी पूरी एफर्ट कर लें, इस मोमेंट को एन्जॉय कर लें, इस मोमेंट को ग्रैब कर लें। यू नेवर नो कल ये मोमेंट आपके पास नहीं हो। अच्छा, बाज़-औक़ात कुछ मेबी कुछ प्लेयर ये समझते हो कि चले जी आए हैं, एन्जॉय कर लें, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मैं नहीं, मैं ऐसा करता था, मैं कहता था कि आज अगर मैं मेलबोर्न में खेल रहा हूँ, तो मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगा उस पे, क्योंकि हो सकता है कि मेलबोर्न में मुझे दोबारा खेलने को मौका ही ना मिले और फिर मैं पता नहीं कब आऊँगा यहाँ पे। तो उसका मुझे फ़ायदा ये होता कि मैं ज़्यादा मोटिवेट होता था और मैं अपना एक-एक लम्बा फ़ोकस होके एक-एक मोमेंट उसको कैच करता था। नहीं, वो वी नो कि यू वर ऑलवेज वेरी मेंटली स्ट्रांग। आई मीन जिस प्लेयर ने 4th इनिंग्स में इतना स्कोर किया, दैट ओनली स्पीक्स अबाउट कि वो मेंटली कितने टफ थे। उसके बारे में तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट आई नो कि क्वारंटीन में आपने जिस तरह की कहा, आपने लॉकडाउन में बड़ा अच्छा इसको यूटिलाइज किया है, पॉजिटिविटी जो है स्प्रेड की है, अपने अराउंड अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है। मुझे पता है आपको फिशिंग का भी बहुत शौक है, तो मुझे सुना है कि आपने एक नई स्पीड बोट भी खरीदी है। जी, बिल्कुल। दो के अगर मैं अपने करियर को देख लूँ तो थ्रू आउट मैं अपने करियर में फिशिंग ऑन एंड ऑफ मैं करता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो फिर दोस्तों के साथ मिलके, खास तौर पे खुर्रम रहमान मलिक साहब जो जो हमारे बड़ों में से हैं, हमारे दोस्तों में से हैं, बहुत अच्छे कुलीग भी हैं हमारे। तो उनके साथ मिलके हमने एक प्लान किया कि जी हमारे पास अपनी दो कि हमारे पास एक छोटी बोट थी, स्पीड बोट थी। लेकिन हमने कहा जी एक लग्ज़री सी अच्छी सी स्पीड बोट होनी चाहिए हमारे पास। वो हमने फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया, वो हमने जो है ना वो फिर हमने उसको परचेज़ किया, हमने उसको मँगवाया बाहर से और उसके बाद हमारे पास हमने कहा चलो ये स्पीड बोट भी है। अब हमें थोड़ा-सा हैवी बाइक्स का भी शौक था शुरू से, हम सबको जैसे हम लाइफ़ में भी देखें तो वो ये अगर हम पहले देख रहे हैं तो एक चिप्स की मूवी आती थी जो कि हम सब ने देखी है अपनी कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में। तो उसको देखा हुआ हम भी कहते थे कि हम भी कभी हैवी बाइक्स पे बैठेंगे। तो फिर हमने अपनी हैवी बाइक्स ली और हम ये 2-3 जो हमारे एक ऑफ द फील्ड जो हमारी मूवमेंट्स थी, हमने इसको वो ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया और उसपे फिर हमने टाइम देना शुरू किया। तो ये ऑफ द फील्ड हमारी ये सरगर्मियाँ चलती रहती हैं और वो नहीं, आपको लेकिन ये शौक है वैसे बाइक, मतलब राइडिंग का? आई मीन यू गॉट अ हार्ले डेविडसन। बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? देखिए अगर हम अपनी गली मोहल्लों में देख लें तो हमने हमेशा बाइक्स को लेके छ छ छोटी बाइक्स को लेके हमेशा जहाँ भी मौका मिला, कहीं न कहीं हमने किसी की बाइक पे लेके और हम निकल जाते थे और बाद में पता चलता था कि भाई वो मेरी बाइक किधर है? तो वो जी फलाँ-फलाँ जो है ना बंदे ले गए। तो ये शौक हमारे शुरू से रहे और अभी जो है जैसे ही रिटायरमेंट हुई, तो रिटायरमेंट के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि व्हाट नेक्स्ट? तो मैं कभी भी कभी ये नहीं बैठता कि जी मेरी इतनी अचीवमेंट है, मेरी इतनी परफॉर्मेंसेस है, मैंने ये कर दिया, नहीं, वो तो हो गया, वो पास्ट हो गया, आपके बैलेंस में चला गया है, अब व्हाट नेक्स्ट? तो इसीलिए मैं मुख्तलिफ रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चैरिटी के साथ इन्वॉल्व हुआ, बहुत सारा ट्रैवल ट्रैवल किया और लोग ये समझते थे कि पता नहीं अब यूनुस खान क्या करेंगे? आप यकीन करें लास्ट 3 एक साल में मैं इतना बिज़ी रहा कि एक टाइम पे मुझे ये लम्हा आया और दोस्तों से मैंने ये शेयर किया, अच्छा था मैं खेल ही क्रिकेट ले रहा था, तो अपने लिए तो जो है इतना मैं बिज़ी नहीं होता जितना मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद बिज़ी हूँ। तो मैंने लास्ट 3 एक साल बहुत मुझे बल्कि नुमान ने कहा था कि आपसे पूछूं कि आपकी बीवी बच्चे तो कहते थे कि अब क्रिकेट खत्म होगी, अब हम बाबा को घर पे देखेंगे, लेकिन बाबा तो फिर भी घर पे नहीं होते। ये अभी तक उनको कंप्लेंट है। बिल्कुल, अभी तक मेरे घर से ये एक जो है ना एक कंप्लेन आती है कि बाबा जो है अभी भी नहीं होते हैं, बाबा फिर कहीं जा रहे होते हैं, बाबा इस तरह जा रहे होते हैं। तो मैं उनको लेकिन ये वही बात है जितना मेरे पास जितना टाइम होता है उनके पास, तो मैं सुबह से लेके उनकी स्कूलिंग से लेके, उनकी ट्यूशन से लेके, मैं हर लम्हा वो उनके साथ हम्म। कोशिश करता हूँ कि साथ रहूँ और अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर अच्छा, करूँ और क्या ये बताएं कि यूनुस खान दिन में क्या खाता है? सुबह से लेके शाम तक अपने मील्स बताएं। क्या है मील? ये फिटनेस के पीछे क्या राज है? नहीं, मेरे ख़्याल से अगर मैं अपनी लाइफ़ देखूँ तो मैंने अपनी टाइमिंग हमेशा व अच्छी रखी है। कितने मैं बजे खाना कोशिश खाते करता हूँ ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो तो ब्रेकफ़ास्ट में हो जाए। मेरा ब्रेकफ़ास्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं 6 बजे से लेके 8 बजे तक 9 बजे तक मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो जाए। उसके बाद अगर मेरा लंच आ जाए तो लंच भी ये वही जैसे क्रिकेट खेलते हुए वो 12 बजे हमारे क लंच टाइम होता है तो मेरी कोशिश होती है कि
12 और 1 के बीच में मेरा लंच हो जाए, और फिर डिनर की मेरी जो जो टाइमिंग थी वो बड़ी सरप्राइज। मैं कोशिश करता था कि मैं 5 और 6 बजे के टाइम में मेरा डिनर हो जाए, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे कल्चर में आपने बहुत। देखा होगा बस 11-12 बजे से पहले तो, खास तौर पे शादी में तो खाना मिलता ही नहीं है। तो मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं किसी किसी की वेडिंग में गया हूँ, तो मैं अपना खाना खा के सब कुछ करके मैं वहाँ जाके बैठ गया हूँ, हल्का हल्का सा उनको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लेके, और वो लेके भी दूसरे की प्लेट में डाल दिया और वो मैं आ गया। तो ये मैं खास ये टाइमिंग में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोई इतना कोई डाइट नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने हमेशा अपनी टाइमिंग। अच्छा, यू प्लेइंग क्रिकेट विद योर किड्स एट ऑल? आप कोई मतलब उनके साथ कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर उनको मुझे पता है कि आप बड़ा इन्वॉल्व हैं घर में, तो खाना खाना भी बना रहे हैं, या इज इट जस्ट यू बिल्कुल जस्ट ईटिंग? बहुत सारी रेसिपीज सीखने की कोशिश की, और रिसेंट पास्ट में मैंने एक, आप कह सकते थे कि वो अंडे चने, मैंने बहुत जो ना एक रेसिपी सीखी है, और मेरे बच्चे भी बड़े शौक से वो अंडे चने वो कहते हैं, तो मैं खुद जाके उसको क्योंकि हमने कभी कभी बनाना होता है घर में, तो बड़ा शौक से बनाते हैं वो करते हैं। और जहाँ तक बच्चों की स्पोर्ट्स की बात है, तो अवैस खान जो मेरा मेरा बड़ा बेटा है, वो जो है ना सॉकर का बहुत ज्यादा फॉलोवर है। हाँ, आपने मुझे बताया था। हमारा जो छोटी जो है वो क्रिकेट का शौक है उसको, वो खेलती है, और छोटा जो है वो हमारा तो अभी 2 साल का है, तो वो सॉकर और क्रिकेट हम्म। दोनों के जो है वो उसको शौक है, उसको बहुत सीरियस लेते हैं ये सब। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको बेसिस पे इनको ट्रेनिंग कराऊं, और इनके साथ उनको अपने प्रैक्टिस पे लेके जाऊं। And you know, you obviously, apart from the skill factor, एक जो आपकी हमेशा एक एस्पेक्ट था, it was कि you used to pick length very early. You know, आप length फौरन pick कर लेते थे। तो I mean, there's so many aspiring players who are going to be watching this. I mean, yeah, what was the key? Yeah, what is the key? Of course, you're going to be coaching the team as well now. बिल्कुल ज़ैनब, मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें एक 2 फैक्टर हैं। एक पहला फैक्टर होता है कि मैंने जब क्रिकेट शुरू की, तो आई स्टार्ट एज़ अ लेग स्पिनर। तो मैंने अपनी जो क्रिकेट शुरू की क्लब क्लब लेवल पे, तो मैं एक लेग स्पिन बॉल करता था। तो मुझे बाज़ औक़ात क्योंकि आपको खुद जब आप एक चीज़ पे मास्टर होते हैं, तो आपको पता होता है कि बॉलर को पिक करने के लिए। तो ये पहला फैक्टर था कि मुझे मैं मैचेस में ऑफ ब्रेक भी करता था, मैं लेग ब्रेक भी करता था। इसी तरह मैं बाज़ औक़ात विकेट कीपिंग भी करता था, मैं स्लिप में भी खड़ा होता था, मैं पॉइंट में भी खड़ा होता था, मैं और जब आखिरी ओवर्स होते थे, तो मैं बाउंड्री लाइन पे भी खड़ा हो जाता था। तो ये मेरी बाद में मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरी हेल्प किया मुझे। और जहाँ तक स्पिन की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तो खुद बॉलर एज़ अ बॉलर मैंने शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम हमारी प्रैक्टिस हो जाती थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स को जाके नेट्स के जो अगर आप साइड पे देखें, तो वहाँ पे जो रफ एरियाज़ होते हैं, पिच के जो कोने होते हैं, पिच के जो साइड्स होते हैं, वहाँ पे जाके मैं उनको कहता कि जी आप मुझे थोड़ी-सी ऑफ ब्रेक कर दें, थोड़ी-सी लेग ब्रेक कर दें। अच्छा, वो आपको पता है कितनी अनइवन जगह होती है वो। और जो हमारे क्लब लेवल पे जो हमारे ग्राउंड्स होते हैं, जो जो हमारी टर्फ है, वो बहुत ही अनइवन होती है। तो मैं वहाँ बगैर हेलमेट के, फिर क्या, क्योंकि हेलमेट वगैरह भी बाज़ औक़ात छोटे होते थे सब हेलमेट, तो वहाँ जाके वो आराम-आराम से, बेशक वो हाफ ऑफ पिच होती थी, लेकिन वहाँ से जाके वो कभी ऑफ स्पिन फेंक रहे हैं, कभी वो बॉल सीधा हो जाता था, कभी नीचे जो है बिल्कुल ही ग्राउंड बॉल आ जाता था। तो उसको उसको जब खेलते थे, तो बैट से खेलने की आदत पड़ जाती थी, क्योंकि बाज़ औक़ात पैड भी नहीं पहनते थे, तो इसीलिए वो बैट से खेल। तो मेरा जो आइडिया होता था कि मैं हमेशा कोशिश करता था, चाहे जितना भी बॉल ब्रेक हो रहा हो, टर्न हो रहा हो, मैं बैट से खेलने की कोशिश करता हूँ। जो कि मैं हमेशा अपने यंगस्टर को कहता हूँ कि चाहे जितनी भी जो बॉल स्पिन हो रही हो, बॉल टर्न हो रही हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैट से खेलें, बैट को यूज़ करें। और उसके बाद और बाज़ औक़ात हम और जैसे मैंने पहले कहा, ये आपकी एक प्रिपरेशन होती है, आपका एक मेंटल स्टेट होता है। मेरी ये हमेशा कोशिश होती थी, जब जब मुरलीधरन ने उस वक़्त में से क्रिकेट खेलनी शुरू की होगी, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी शुरू की होगी, और उनका बहुत नाम चर्चा हुआ, तो मैं उस वक़्त स्कूल में था। तो बाज़ औक़ात क्योंकि टीवी पे, रेडियो पे कभी कमेंट्री सुन रहे हैं, कभी टीवी पे ऑन एंड ऑफ पे ये मैचेस देख रहे हैं, तो मैं अपने फ्रेंड से खेलता था कि आओ जी आज ऑफ स्पिन कराओ, और मुरलीधरन की तरह ऑफ स्पिन कराओ। तो वो कहते थे मुरलीधरन, बोले अभी तो हम क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं फिर मुरलीधरन से कब फेल हुआ। मैं कहा नहीं, हो सकता है कि मैं आगे जाके कभी मुरलीधरन को खेलूँ। और आप यकीन करें, ये बात कर रहा हूँ 80s की, और मुरलीधरन को मेरे पहले टेस्ट मैच में, मेरे पहले वनडे में मुरलीधरन को मैंने फेस किया।
तो आप सोचें कि एक बच्चा जो इतनी है देर से वो प्रेपरेशन। 87, 88, 89, 90 में बात कर रहे जी मुरलीधरन को खेलना है, और उसके बाद वो 2000 उसके 10, 15, 20 साल बाद उसका डेब्यू होता है। तो मैं जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बाजू का ठीक है, आपकी स्किल भी बहुत ज्यादा काम आती है, लेकिन ये जो आपका जो जो कहते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो पर्सन होते हैं वो हाँ। ज्यादा कामयाब होते So, I want to talk to you about this thing which is called the appetite for runs, और जिसे कहते हैं ना the hunger for runs। आजकल यूनुस भाई अगर देखा जाए तो एटलीस्ट हमने देखा है कि 50 करके वो ऐसे कंटेंट हो जाते हैं कि बस 50 कर ली, मेरी कंट्रीब्यूशन यहाँ खत्म, मैंने अपना जो काम है वो कर लिया। नाउ यू हैड वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्जन रेट्स इन द वर्ल्ड। आई मीन, आप ये नहीं था कि आप 50 पे रुक गए, आप 50 के बाद 100 की, 100 के बाद 150, 150 के बाद double centuries। We've seen that from you. So that kind of mental toughness and to be able to translate that success in the fourth innings, ये कहाँ से आता है और ये आप कैसे सिखाएंगे हमारे प्लेयर्स को? अभी टेस्ट में तो आपको, इफ यू वांट टू विन यू हैव टू स्कोर बिग सेंचुरीज। बिल्कुल ज़ैनब, जैसे आपने कहा ना कि ये हंगर होना चाहिए, और मेरे ज़हन में हमेशा ये होता था कि मैंने एक 100 तो किया, तो उसके बाद ये 100 तो ठीक है, मैंने 100 किया तो ये तो मेरे जो ना फीडर में चला गया, एक और फीडर हो गया मेरा, लग गया, मैंने 100 कर लिया, लेकिन टीम को क्या बेनिफिट हुआ इससे? तो मैं हमेशा मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी परफॉर्मेंस हो और बड़ी परफॉर्मेंस हो और वो टीम के काम आए, और आपने देखा कि जब जब मुझे मौका मिला, जब जब मेरी बिग परफॉर्मेंसेस हुई है, तो वो हम विनिंग साइड पे खड़े रहे। तो मैं हमेशा अपने आप से बात करता था कि जी मैंने परफॉर्मेंस तो ठीक है, आज बार आपको अपने सेल्फ के लिए भी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूसली आपको अपने कैरियर को रन करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेल्फ के लिए भी खेलो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम के लिए खेलो और आप अपनी कंट्री के लिए खेलो। तो ऑटोमेटिकली जब आपके जहन में ये होता है कि जी मैंने किसी और के लिए काम करना है, तो फिर वहां से भी अल्लाह की मदद शामिल हाल आती है। तो मेरा भी यही था कि मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता था कि मेरे 50-60 रन हो और उसके बाद मैं कहूँ जी बस ठीक है मेरा काम हो गया और मैं अब जो है ना एक क्रॉस द शॉट खेलूं। नहीं, मैं कहता था नहीं, मुझे बड़ी इनिंग खेलनी है, लॉन्ग इनिंग खेलनी, ताकि मैं विनिंग साइड पे रहूं। और इसी तरह मैंने ये अगर आप मेरे करियर को देख ले पहले 2-3 साल, तो मैं भी इसी तरह था कि 50, 60, 50 और इवन वनडेज क्रिकेट में 50, 60, 50, 60 लेकिन बड़ी कन्वर्ट नहीं होते। फिर मैंने एक दिन मैं बैठा था अपने आप से बात कर रहा था कि यार मैं अगर 50, 60 करूंगा तो मैं कभी लेजेंडरी प्लेस में नहीं आ सकूंगा। तो फिर सडनली वो मौका मिला, और बॉब वुलमर जब आए तो मुझे नंबर 3 बैटिंग के लिए की पोजीशन पे मुझे मौका मिला। तो वहां पे आप देख लें कि वनडे क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में, इवन T20 क्रिकेट में भी मेरी वहां बहुत सारी परफॉर्मेंस। तो ये लेकिन ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली तौर पे आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, और फिर आपको ऐसे इन्वायरमेंट मिले। क्योंकि मुझे जो इन्वायरमेंट मिली थी क्लब क्रिकेट में, मलिर जिमखाना में, वो ये कहते थे कि भाई कोई खेले, कोई जैसे भी खेले, यूनुस खान आपने आखिर तक खेलना है और मेक श्योर कि आप टीम को जिता के आए। अच्छा, उसके बाद जब मैं अपने एसोसिएशन में गया, पेशावर से खेलने के लिए गया, तो फिर पेशावर एसोसिएशन में भी यही था कि भाई कोई जैसे भी खेले, यूनुस खान आपने आखिर तक जिता के आना। अच्छा जी, उसके बाद जब मैं HBL में गया तो सर रखी, अब तो रखी मुझे कहते रहे भाई तुम खड़े रहो, तुमने मिस्टेक नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से वो इन्वायरमेंट मुझे मिला, और फिर मुझे ऐसे अपने कैप्टन्स मिले। अगर मैं HBL में था तो मुझे मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आर नहीं महसूस करूँगा। अकरम रजा एक ऐसे मेरे कैप्टन थे जो कि मुझे हमेशा हर सेशन में आके कहते थे, आगा जावेद, आगा जायद, मुझे ये भी मेरे कोच, ये दोनों मेरे कैप्टन और कोच होते थे। ये मुझे कहते थे कि भाई यूनुस खान 100 रन हो गए, अभी इसको कैलकुलेशन करो कितने ओवर हमने और खेलना है। वो मुझे आके साहब बता देते थे, कोच और कैप्टन मुझे आके, कि भाई हमारे पास 30 ओवर हमने और खेलने हैं। और साथ में मुझे ये नहीं कहते थे कि 30 ओवर जाके हरा, वो कहते 30 ओवर है। मुझे मेरे कैप्टन कहते थे अकरम रजा, आगा जायद मुझे ये कहते थे कि भाई 30 ओवर है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप 30 ओवर में एक और 100 कर दो। वो मुझे ये टास्क देते थे। मैं वो कहते थे यार कि मैं कहता था कि सर कितने रन होने चाहिए, वो कहते थे यार अभी 400 रन है तो मेक श्योर के यार 550, 550 पे चले जाए। साथ में टास्क देते थे कि भाई हमें बड़ी खुशी होगी तुम एक और 100 करो।
तो मेरी जितनी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखेंगे, मेरे पहला सीजन जब मैं 1998-99 में HBL के लिए खेला, तो मेरे उस सीजन में कोई 1100 रन थे और मेरी एवरेज भी 100 प्लस थी। और उस 1100 रन करने में वाओ। उसमें मेरी 2 डबल सेंचुरियां हैं। और मुझे मेरे कैप्टन ये कहते थे कि जिस दिन मैं आउट होके आ जाता था, वो कहता था नहीं यार अभी 10 ओवर पहले आउट हो गए, हो सकता है कि 170 पे आउट हुए हो, तो हो सकता है 200 रन पे आउट हो। तो ये मुझे वो टास्क मिलते थे, मुझे वो एनवायरनमेंट मिलती, मैं लकी रहा कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग मुझे मिले जो कि ये कहते थे कि नहीं भाई बहुत कर लिया। वो ये नहीं कहते थे, मुझे कहते थे कि बहुत कर तो लिया है, लेकिन ऐसे थोड़ा और आगे आगे चले जाएंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमने आपकी बैटिंग देखी, आपने रिकॉर्ड बनाए, वाज योर कैचिंग। Now that's been one area जहाँ Pakistan cricket has really lacked over the years, especially catch करूँ। शायद होम ग्राउंड पे तो या फिर यूएई के पिचेस पे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं थोड़ा सा बाउंस ज्यादा आता है। You look at England, or if not England, then South Africa, Australia, बहुत स्ट्रगल करते हैं स्लिप्स में। तो what would be your advice to the current team, for example? अभी इंग्लैंड में जाएंगे, हो सकता है वहां पे कोई बाउंसी पिच मिल जाए। क्या टेक्निक चेंज होती है आपकी पिचेस के हिसाब से, या what is important here? ना बिल्कुल आपकी टेक्निक चेंज होती है आपकी कैचिंग की भी, क्योंकि देखें अगर हम अपने रीजन में खेलते हैं तो जो बॉल होते हैं पिचेस में इतना बाउंस नहीं होता है, तो ज़्यादातर जब आप स्लिप्स में कैच करते हो तो बहुत ज़्यादा बॉल नीचे आपको, हार्डली कोई आपको चेस्ट हाइट पे या हेड हाइट पे आपको कोई बॉल मिलता है कैच करने के लिए। इसी तरह जब आप इंग्लैंड खेलने जाते हो, इंग्लैंड में खेलते हो, तो वहाँ पे बॉल सीम होता है, स्विंग, इवन एयर में स्विंग होता है। बाज़ वक़्त हमने ये भी देखा कि हमने जब स्लिप में कैच किया तो जब स्लिप हमारी तरफ बॉल आ रहा है तो उसके दौरान भी बाज़ वक़्त वो मूव कर जाता था। तो ये वो चीज़ें थी जो कि आप टाइम बीइंग के साथ और आपको समझ में, हमने भी स्ट्रगल किया। फर्स्ट टाइम 2001 में मैं इंग्लैंड खेलने गया तो मुझसे भी, मैंने भी स्ट्रगल क्योंकि वेदर थोड़ा चेंज था, ठंड होती थी वहाँ पे और बॉल को कैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था और साथ में बॉल भी चेंज होता था। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें तो नॉर्मली हम कोकोबोरा का बॉल यूज करते थे, लेकिन जब हम इंग्लैंड खेलते हैं तो ड्यूक का बॉल होता है। ड्यूक बॉल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो आपके हाथों में भी लगता है और फिर वो, चलो मैच में तो आपके पास एक दो बॉल ही कैच के लिए आती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो और उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते थे तो वही बॉल जो कि इंग्लैंड में आपको अगर कहीं आपको कहीं वेस्ट हाइट में मिलती थी, तो वही बॉल ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में या इवन न्यूजीलैंड में आपको चेस्ट हाइट पे। तो ये आपको एडजस्टमेंट आपको करते हो और आपके पास टाइम भी बहुत होता है। लेकिन मैंने पहले कहा कि आप अपने आप से क्या चाहते क्या हो, आपके डिजायर क्या है। आपके कंट्री के तो डिजायर है आपसे, यूनुस खान से कि भाई वो जाएंगे 100 करेंगे, पाकिस्तान को मैच जिताएंगे, आपको टीम की भी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको अपने आप से क्या डिजायर है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। आप अपने आप को सिर्फ ये देखना चाहते हो कि भाई मैं आऊंगा और सिर्फ बैटिंग करूंगा, मैं 100 रन करूंगा और फिर मैं जाके छुप के खड़ा हो जाऊंगा, या स्लिप में या पीछे कहीं जाके मैं छुप के खड़ा हो जाऊंगा, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं 100 भी करूं, उसके बाद मेरी इनपुट जो है वो आपकी कप्तानी भी हो, उसके बाद जनाब वाला आपकी फील्डिंग में भी इतनी इनपुट हो, उसके बाद आपकी जो है ना बॉलिंग में भी इनपुट हो। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी टीम के लिए कीपिंग भी करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी टीम के लिए कप्तानी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं टीम के लिए ऑफ ब्रेक भी करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं मीडियम पेस बॉल भी करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं लेग ब्रेक भी करूंगा। तो आपने मेरे कैरियर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये सब चीजें की हुई है। मैंने फास्ट बॉलिंग भी की हुई है, मैंने ऑफ ब्रेक भी की हुई है, मैंने लेग ब्रेक भी की हुई है, मैंने कीपिंग भी की हुई है, मैं स्लिप में भी खड़ा, मैं सिली पॉइंट पे भी खड़ा, मैं शॉर्ट लेग पे भी खड़ा रहा, मैं बाउंड्री पे भी खड़ा। तो मैं अपने आप मैं ये समझता था कि देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिट फॉर मी। अगर मैं लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता था कि आपकी फिटनेस होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन, Yeah. आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन आया मैं इस काबिल हूँ भी कि नहीं। बट इसमें जिससे आपने कहा कि फील्डिंग में एक तो फिटनेस बहुत जरूरी है। द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क वाज कि जिसका इज इट मोर ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग कि जिसका आपको शौक होना जरूरी है? कई लोग ये भी कहते हैं कि आई एम अ गुड फील्डर बिकॉज मुझे शौक है फील्डिंग। तो इज इट वन ऑफ दोस थिंग्स कि आपका शौक होना बहुत जरूरी है? आई मीन हाउ डू यू इम्प्रूव योर फील्डिंग एज अ क्रिकेटर? मेरा सवाल ये है। देखिए फिटनेस तो आपके पास जाहिर सी बात है, आपने टॉप की स्पोर्ट्स खेली है तो फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, उसके बाद आपकी कमिटमेंट भी इतनी हो जाए, आपकी मोटिवेशन भी सब। लेकिन फील्डिंग का मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे ये इंडिविजुअल एक एक्ट है जो कि आपको करना होता है, और उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ तो आपकी टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी हम्म। टेक्निक पे ये बहुत काउंट होता है कि अब ये नहीं हो सकता कि मैं अगर मेरा हेड हाइट का कैच है और मैं इसको यूं पकड़ लूं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी टेक्निक भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है फील्डिंग में। उसके बाद आपकी मोटिवेशन हो गई, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, आप रोजाना की इसकी ड्रिल करते हो, क्योंकि देखिए बैटिंग अगर आप खेलें तो बैटिंग बाय लक, चलो जी आपको आपकी लक आ गई, आपको कैच छूट गया या आपका अच्छा दिन हो गया और आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरिया पे बॉल्स मिल गई तो आपने रन्स कर दिया। इसी तरह बॉलिंग का है, बाद में आप बहुत अच्छे अच्छे बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको उनको विकेट नहीं मिल रही होती है, और बाद में आप आते हो और बस आप बॉल फेंकते हो और आपका गुड डे होता है, आप लकी होते हो आपको। लेकिन फील्डिंग ऐसा है जिसमें लक का कोई दखल नहीं है। फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जो कि आपका पर्सनल एक्ट है। अगर आप प्रेजेंट रहेंगे, उस वक़्त आपका माइंड प्रेजेंट है और आप ये नहीं सोच रहे कि यार थोड़ी देर में मेरी बैटिंग आ रही है और मैं जो है ना अभी जाऊँगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, और आप यही सोच रहे हो कि यार मैं ज़ीरो पे आउट हो गया हूँ, अब आप बोर ख खड़े हो। तो फील्डिंग का ये है कि देखिए, जब आप कोई भी फील्डर फील्डिंग से भागता है ना, तो ये मैंने देखा है लाइव में कि बॉल उसके पीछे पड़ जाती है। तो ये बड़ा है कि आपकी फिटनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्निक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका वो जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है उस वक़्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में जब आपका बैड डे होता है, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता है, आपसे जो आपके डिजायर हैं वो आप नहीं कर रहे हो, तो इवन ये कि आप ये इसी तरह है कि आप इंडिया में खेल रहे हो और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पे बैठे हुए क्राउड में, और आपको आप पे हुटिंग कर रहे हैं बाजू का, ये भी होता है। आपकी ओपोनेंट टीमें आपको वोटिंग कर रही होती है और आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हो और वो आपको वोटिंग हो रही है, और आप उस वक्त आपको मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आपकी टेक्निक काम आती है, आपकी जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है, और आपकी फिटनेस काम आती है। ये दो तीन एस्पेक्ट है जो कि फील्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये तो आपने बड़ी सही बात की कि अक्सर हम देखते हैं यूनुस भाई, बाय द वे, कि जब किसी क्रिकेटर पे बुरा वक्त चल रहा हो, कोई बुरा दिन चल रहा हो, तो हर चीज बुरी होने लगती है। यू नो, लाइक क्रिकेट इज अ क्रूअल गेम एट टाइम्स, कि अगर मतलब आपसे आपसे कैच भी ड्रॉप हो गया, आपसे रन भी नहीं हो रहे, आप मिस फील्ड कर रहे हो, सो इट्स quite interesting. I mean, it's very challenging, I guess, for the person who's actually out there. बट चैलेंज की अगर हम बात करें तो यूनुस भाई, आपकी भी करियर में बड़े चैलेंजेस आए हैं, एंड now this new challenge of yours, which is, you know, as a batting coach for the tour of England. I mean, it's not the first time that you've been offered something. पहले भी आपको बहुत सी चीजें ऑफर हुई हैं, बट इस रोल में क्या ऐसा था जो आपको अट्रैक्ट किया? देखिए, पहले तो सबसे जो अच्छी बात है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, वो ऑलवेज बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी फीलिंग होती है आपके पास, कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मैं अपने आप को इसलिए लकी समझता हूँ कि मैं अभी क्रिकेट छोड़े हुए 2 से 3 साल हुए हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप लेजेंडरी प्लेयर हो, आपकी ज़्यादा अचीवमेंट हो और आपको फ़ौरन ही उस ड्रेसिंग रूम में दोबारा किसी और रोल में आपको मौका मिले। तो मुझे ये मौका मिला। जैसे मैंने पहले कहा कि क्वारंटीन था, लॉकडाउन था, तो उसमें हम मुझे ये सोचने का मौका मिला, और सडनली जैसे ही मेरे सामने आया तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब करने की कोशिश की। और दूसरी इसको करने की एक वजह ये भी थी कि देखिए, ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से कोविड-19 में कि हमारे इर्द-गिर्द आया है, तो ये उन चंद सीरीज़ों में से है जो जिसको सारी वर्ल्ड देख रहा होगा। तो मैंने ये ठीक है, उसमें प्रेशर भी होगा, उसमें क्योंकि इंग्लैंड जब भी आप खेलते हो, आप एज़ अ प्लेयर भी हम गए तो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, परफॉर्मेंस को लेके, वहाँ की मीडिया को लेके, और बहुत सी कंट्री आपको जो है ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं हमेशा जो है ना, आप जब भी जाते हो तो आप अंडर प्रेशर होते हो। लेकिन मैंने ये सोचा कि देखें, ये मौका है, अगर यहाँ मैं कुछ डिलीवर कर सका और कोई टीम में कोई अच्छा कुछ इंजेक्ट कर सका, तो ये कितना अच्छा होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया तो इस सीरीज को देख रही होगी। तो ये वो अपॉर्चुनिटी जैसे ही मेरे सामने आई और मैंने इसको ग्रैब किया, और इससे पहले जो मुझे मौके मिले वो मैं ऑन बोर्ड नहीं हो सका पीसीबी में। तो मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि जब आपके नसीब में लिख दिया गया होता है, और जब आपको वो चीज़, जैसे मैंने पहले कहा कि जब होनी होती है तो वो उसी टाइम पे होनी होती है जिस टाइम पे उसको होना होता है। हम्म। हम्म।
अच्छा ये बताएं कि मेरा जो काफी मतलब लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि एक बैटिंग कोच का रोल क्या है। आई मीन इन द सेंस कि अब इस लेवल पे आके ये तो नहीं होगा ना कि आप बाबर आजम को बल्ला उठाना सिखाएंगे कि जी बल्ला किस तरह, what value can you add? I mean, for let's talk about for a player like Babar Azam, you know, हर कोई उनकी बात करता है कि he's so talented, उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है। उनको मजीद बेहतर करने के लिए what value can you add? I mean, what do you think your role is going to entail overall? मेरे ख्याल से जैनब, क्योंकि हम खुद क्रिकेट उस टॉप लेवल पे खेल चुके हैं, वो अचीवमेंट मौजूद है, वो हंड्रेड्स बिग हंड्रेड्स मौजूद हैं, बिग 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 परफॉर्मेंसेस मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ, जैसे आपने खुद ही कहा कि बाबर आजम को जाकर मैं बैट उसको सीधा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका हेड सीधा नहीं कर सकता हूँ। बात को थोड़ी थोड़ी आपको चेकिंग बैलेंस होता है, आप जो कि आप थोड़ी थोड़ी सी आप कहते हैं ना कि आप चीजें नट बोल्ट ठीक टाइट कर रहे हो, तो ये तो आपको हर वक्त, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको हर किसी के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बैटिंग कोच को एक अच्छा सर्वर होना चाहिए, उसको सर्व अच्छा करना चाहिए। आप उसका इर्द गिर्द का माहौल अच्छा कर सकते हो, जो कि जिस तरह हमने बॉब उल्मर से सीखा। बॉब उल्मर खुद टॉप के प्लेयर थे, खुद मुख्तलिफ 2 कंट्री के लिए खेले, लेकिन लेकिन जब वो यूनुस खान से बात करते थे, जो कि पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है, इंजमाम उल हक से बात करते थे, जो कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, और उस प्लेयर से बात करते थे जो कि पहला टूर कर रहे हैं, तो मैंने उनसे देखा कि वो उनकी यूनुस खान को, इंजमाम उल हक को, और वो एक प्लेयर जो पहले टूर पे है, उनकी उनकी सर्विंग में कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे ख्याल से जो मैं ये कर सकता हूँ जाके इस टूर पे जाके, और जब जब भी मुझे पाकिस्तान टीम के साथ मौका मिला, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जो जितना अच्छा मैनेज कर सकते हैं चीजों को अपने लिए और दूसरों के लिए, तो उस माहौल में ज्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। तो मेरा यही होगा कि मैं 1-to-1 अगर सेशंस हो तो मैं उनको अच्छा कोई ब्रीफ कर सकूं, और वो उनको वो माहौल मुहैया कर सकूं। देखिए हमेशा ये नहीं होता कि आप हमेशा परफॉर्म करते हो, और ये भी हमेशा नहीं होता कि आप जो ना हमेशा परफॉर्म नहीं करते हो। तो आपको वो जब अच्छे हालात हों, जब एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो, उसको उस परफॉर्मेंस से उसको आगे कैसे लेके जाना है, और जब वो सेम प्लेयर परफॉर्मेंस से नहीं हो रही है तो उसको अपने अपने ट्रैक पे कैसे वापस लेके आना है। तो मेरे ख्याल से मैं इसी पे कोशिश यही होगी कि बाबर आजम अगर आज परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो मैं इनकी परफॉर्मेंसेस को और आगे कैसे लेके जा सकूं। अगर आज वो एक अच्छे प्लेयर हैं, तो उसी अच्छे प्लेयर को मैं एक लेजेंडरी प्लेयर कैसे बना सकता हूँ, और फिर उसी लेजेंडरी प्लेयर को मैं कैसे हेल्प करूं कि वो जो है वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर बन जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आज अगर आप सिर्फ एक अच्छे प्लेयर हैं, उसके बाद एक आप अच्छे अच्छे लेजेंडरी बैट्समैन बन जाते हो, लेकिन उसके बाद आगे क्या है, अब उसके बाद आप एक जो है ना एक लेजेंडरी क्रिकेटर कैसे बन सकते हो, तो वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करें। बाबर आजम ने एज अ बैट्समैन परफॉर्म किया, अब उसके लिए नेक्स्ट टास्क क्या है, ही इज बिकम अ कैप्टन। अब उसको अपनी परफॉर्मेंस तो वो तो उनकी है, वो तो उनका खासा है, अब उनका टास्क क्या है कि जी मुझे अपनी कंट्री को जो है ना मेरे परफॉर्मेंस से उसको जो है ना आगे लेके जाना है, उसको प्राउड फीलिंग देनी है। और उसके बाद जो मेरे कलीग्स हैं, मैं अपनी परफॉर्म तो कर रहा हूँ, अब मैंने अपने कलीग्स के साथ उनसे कैसे परफॉर्मेंसेस करवानी है। तो ये वो टास्क होते हैं जो कि आपको देते हो, जो जैसे मैंने पहले कहा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपको डिजायर क्या है अपने आप से। अच्छा ये बताएं, you know there's also this perception out there about you. I don't know what you feel about it, बल्कि आप बताएं कि जी कई लोगों का मानना है कि जी यूनुस खान बहुत टेम्परामेंटल है, यूनुस खान के बड़े मूड स्विंग्स हैं, यूनुस खान का जब मीटर घूमता है तो बिल्कुल घूम जाता है। तो और जब वो उनका मीटर घूमता है तो वो कोई भी डिसीजन ले लेते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? Do you have something to say to those people? मेरे ख्याल से जैनब सबसे अच्छा सवाल मुझे आपका ये लगा है। ये वाला सबसे अच्छा सवाल। हाँ, ये जरा ये मैंने थोड़ी सी गूगली फेंकी, इसलिए मैंने कहा चले, लेकिन आप गूगली को पिक कर लेते हैं, खुशी हमने हुई, देखा है सारे करियर में तो। खुशी हो रही है कि जैसे मैंने अभी जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ बैटिंग कंसल्टेंट फॉर दिस अपकमिंग टूर ऑफ इंग्लैंड, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जो मुझे रिसेप्शन मिला पूरे पूरे पाकिस्तान से
और फिर पूरे वर्ल्ड से। तो मैं यकीन करें, मैं समझता तो था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा प्लेयर हूँ, मुझे बहुत लोग लाइक करते हैं, लेकिन यकीन करें मैं बिल्कुल अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के कहता हूँ, मुझे ये बिल्कुल इतना इतना मुझे नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा कि हर बंदा, आप यकीन करें मैं कल रात कुछ 3:30 बजे तक बैठा रहा हूँ, और ये वो मैसेजेस है जब से मैं बैटिंग कोच बना हूँ, तो 3:30 बजे तक मैं मैसेजेस के जवाब दे रहा हूँ, क्या मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। ये और अब मेरी अपॉइंटमेंट हुए ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया है, तो आप सोचिए कि हफ्ते तक मैं मैसेज को रिप्लाई कर रहा हूँ लोगों को रात को 2:30 कर रहा हूँ। तो ये वो रिस्पांस मुझे मिला, और जहां तक, और तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह का रिस्पांस है। और साथ में जिस तरह की कुछ बातें आई कि ये तो ऐसे हैं, ये वैसे, देखिए मैं यहाँ पे आपको बड़ा यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए जो मेरा पास था, जब मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलता था एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, तो मैं अब हमेशा अपने आप को एक वॉरियर के हिसाब से मैं फील करता था कि भाई मुझे मेरा एग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने जवाबात देने हैं, मुझसे लोगों ने जवाबात लेने हैं। मैं अगर अपने पीछे देखूं तो 20-22 करोड़ आवाम है जिनको मुझे जवाब देना है, और मैं अपने आप को एक वॉरियर समझता था, एक 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 एग्रेशन वाला पर्सन समझता था कि मुझे, क्योंकि मुझे वो हेल्प भी हुआ। अगर मैं यकीन करें, मैं अगर अपने, मुझसे बहुत से सवाल होते हैं कि अगर आप इतने एग्रेसिव नहीं हो तो शायद आप और अचीवमेंट, आप और ज्यादा अचीव करते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे मेरे केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने आप को, जब मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, और मैंने वो पेपर, आप यकीन कर, इस तरह का एक पेपर मैं वर्ल्ड T20 में ले गया, और मेरे मुतालिक उस पर कुछ इस तरह कुछ लिखा हुआ था कि ये यूनुस खान यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। मैंने यकीन उससे कोई मैंने उससे मैं उससे और ज्यादा पॉजिटिव हुआ, और वो पेपर मैं अपने सरहाने रख के एक फाइल कवर में लगा के मैं अपने साथ ले गया इंग्लैंड, और उसको मैं रोजाना देखता था। आप यकीन करें, उसको मैं रोजाना उससे मोटिवेट होता था। तो ये वो मेरा एक टाइम था एज अ प्लेयर। मुझ में, मैं समझता था कि मैं अगर ज्यादा एग्रेसिव होगा, मुझ में एग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी कंट्री को लीड करना है, मुझसे सवालात होंगे, मैंने जवाबात देने हैं। तो वो एक मेरा एक एग्रेशन का मेरा एक होता था कि यूनुस खान जब फील्ड में आते हैं, ही लुक लाइक अ वॉरियर, ही लुक लाइक अ टाइगर होना चाहिए। और अब जहां तक बात है, देखिए अब मैं वही यूनुस खान हूँ। अब मैंने, अगर मैं देखूं तो मेरे पास बहुत सारे बैट्समैन हैं, और मैं सिर्फ बैटिंग की बात नहीं करूंगा, मेरे कलीग्स हैं, ये मेरे मेरे बच्चों की तरह है, मेरे भाइयों की तरह है। और मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि मैं बिहाइंड द डोर बैठ के, उस कुर्सी पे, कोच की कुर्सी पे बैठ के मैं उनको अच्छा फील करूं, और उनको काम डाउन करूं, क्योंकि अब मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन मैं उनको एक ऐसा माहौल दूं, एक ऐसा फीडबैक दूं कि काम डाउन, और अब जो है, अब आप इसको इसको एनालाइज करें, और आप इसको आगे लेके वो करें। और दूसरी बात है कि मैंने जो लास्ट 3 साल में मेरी जो लाइफ, आपके साथ तो नुमान शेयर करते ही हैं कि कहाँ कहाँ मेरी ट्रैवल होती है, और मैंने मुख्तलिफ चैरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके मैंने चैरिटी के लिए फंड रेजिंग की, अपने मुल्क के लिए, और अपने मुल्क के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। और यकीन करें ज़ैनब, जब आप वहाँ खड़े होके अपना, आपका जो मोटिव होता है, वो जब आप सबके सामने पेश करते हो, वहाँ खड़े होके, आप अकेले खड़े होते हो, और वहाँ जाके जब आप जाके उस मंच पे खड़े होते हो, और आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, तो मोटिवेट भी किस लिए करना होता है ज़ैनब? सिर्फ $1 के लिए। और वो $1 भी, आप यकीन करें, वो $1 भी, आज अगर मेरे को $1 कितने का है जी? 150 का है। आज अगर मैं अपने मुल्क में देख लूं, तो अगर आज का एक मजदूर, वो उसके पास ₹150 हो, तो ₹150 में वो एक वक्त का खाना खा सकता है। मेरा पहले एक रोल था एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ टॉप का एक प्लेयर, जो कि अपनी कंट्री के लिए कि उसके उनकी कंट्री मैंस के लिए, और अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके, और अचीवमेंट चाहते थे, और प्ले लाइक अ टाइगर, प्ले लाइक अ वॉरियर। तो इस वजह से वो एग्रेशन आपको मेरे फील्ड में नजर आता था। और आपने देखा कि मैं जब खड़ा हूं तो खड़ा हुआ हूं, और सबसे बात करो, मेरी बैटिंग में ये भी नजर आ रहा है कि सबके साथ एक जैसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि मैच डाला हुआ है, कि परफॉर्मेंसेस करनी है, बॉलर बाउंसर्स कर रहे हैं, बॉल जो है ना वो टर्न हो रहा है, और वो वहां पे खड़े हुए यूनुस खान। तो वो एक मेरा एक रोल था, जो कि मेरे ख्याल से मैं ये यहाँ पे बिल्कुल ये जरूर कहूंगा कि अगर मेरी वो एग्रेशन वहां नहीं होती, तो मेरी इतनी अचीवमेंट नहीं होती।
जो कि हम सब ने देखा है कि जब जब मुश्किल आता है यूनुस खान खड़े हो गए, एक वो कहते हैं ना मर्द बुरहान की तरह खड़े हो गए। लेकिन अब जब मैं अपना रोल ये देखता हूँ कोचिंग को लेके, तो देखें जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, आई एम अ चेंज मैन। उसकी वजह ये है कि जब रिटायरमेंट के बाद मैंने बहुत सारी पाकिस्तान में और इंटरनेशनल तौर पे चैरिटीज़ को मैंने सर्व किया, उनको जाके फंड रेजिंग के इवेंट किए। तो यकीन करें ज़ैनब, जब आपको वहाँ पे आप खड़े होते हो मंच पे जाके और आप अपना लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई ये हम आए हैं, ये हमारा मकसद है, ये हमारा कॉज है, और इस तरह से सिंध के गांव के इंटीरियर सिंध में जाके वहाँ पे लोगों के पास पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मसाजिद नहीं है वहाँ पे। इवन ये कि जब वहाँ जब लोगों का इंतकाल होता है तो यकीन करें कि वहाँ की जो डेड बॉडीज होती है वो 3-3 4-4 दिन तक वहाँ पड़ी होती है, वहाँ पे कोई मौलवी नहीं होते। तो ये वो मोटिवेशन होती है, ये वो कॉज होता है जब आप जाते हो और जाके बड़े बड़े कंट्रीज में, बड़े बड़े मुल्कों में जाके जब वहाँ जाके आप अपना हाथ फैलाते हो, तो बिल्कुल आप और ज़्यादा, मैंने सीखा, मैंने देखा कि उससे मैं और ज़्यादा हम्बल हुआ। और एक एक डॉलर के लिए, एक एक रुपए के लिए, एक एक पैसे के लिए जब आप जाके अब अपना हाथ में आप सामने लोगों करते हो, तो यकीन करें कि वो एक कॉज होता है, उसका मकसद होता है, और आप बहुत खुश होते हो जब आप शाम में आते हो कि आज हमने इतनी ज़्यादा जो फंड रेजिंग की, इतनी ज़्यादा चैरिटी की है, और वो उन लोगों के लिए जो कि अपने ज़ात के लिए नहीं, उनके लिए की जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। और मैंने इस पिछले 3 साल में ये रेगुलर बेसिस पे की, पाकिस्तान में भी इंडस हॉस्पिटल को लेके, TCL को उनको लेके, फिर और इस तरह शायद अफरीदी फाउंडेशन को लेके। ये वो चैरिटीज थी जिनके साथ मैंने काम किया लास्ट 3 ईयर में, और मैंने अपने आप को बिल्कुल जाके और ज्यादा मैं इससे और हम्बल हुआ, और आई एम टोटली चेन मैन। ये बताएं, असल सवाल तो चले ये है, ये बताएं फवाद आलम खेलेगा कि नहीं? ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मासूमाना सवाल। बिल्कुल जैनब के लिए बिल्कुल मौके उतने ही मौजूद हैं जितना बाबर आजम के लिए मौजूद है। क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड की सीरीज जब जब ऐसी सीरीज है तो ये इट्स अ टफ सीरीज होगी हम सब के लिए, सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं, सब के लिए। क्योंकि हम सब चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जाए वहाँ पे, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग भी अच्छी हो, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग भी, बैटिंग भी अच्छी हो, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग भी अच्छी हो, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी भी अच्छी हो। और उसके बाद फवाद आलम जैसे प्लेयर जिनको मौका नहीं मिल रहा, उनको मौका भी मिला है। और उससे अच्छी बात क्या है, सिर्फ मौका ना मिले, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि फवाद आलम जिस तरह मेरे सामने उनका डेब्यू हुआ था और मैं उनके साथ क्रीज पे था अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका, और उन्होंने 160 रन किए थे और मेरे सामने ही उनको डेब्यू, और मैं कैप्टन था। तो और मेरे ख्याल से वो फवाद आलम की वो इनिंग्स किसी भी डेब्यूटेंट के लिए ओवरसीज सबसे बड़ी इनिंग है डेब्यू पे पाकिस्तान के लिए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के फवाद आलम सिर्फ खेले ना, बल्कि खेले और परफॉर्म करें, और वो परफॉर्मेंस वो करें जो कि पाकिस्तानी टीम के काम आए इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, अब आपने जिस तरह फवाद आलम की मैंने आपसे पूछा, बात की, एज अ बैटिंग कोच डू यू हैव इनपुट इन द सिलेक्शन एज वेल? लाइक आप मिसबा भाई के साथ बैठ के विल यू डिस्कस कि अच्छा मेरा ख्याल से इसको इधर भेजना चाहिए, इस नंबर पे भेजना चाहिए, और ये प्लेयर खेलना चाहिए? आई मीन ऐसी डिस्कशन हो सकती है आपके बीच में? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए अगर मैं देखिए पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हेड कोच मिसबाह उल हक इस टीम के साथ ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा का काम कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर बैट्समैन के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि मैं जाऊं और सडनली मैं उनकी टेक्निक पे काम कर लूं, उनकी फिटनेस पे काम कर लूं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपको सिर्फ ट्यूनिंग करनी होती है। तो सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होगी कि प्लेयर डबल माइंडेड ना हो, कि वो किस तरह मिसबाह उल हक के अंडर में खेलते थे और अब यूनुस खान होंगे साथ में तो कैसे खेलेंगे। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिसबाह उल हक का जो स्टाइल है उसको मैं लेके चलूँ, और उसी में अपनी थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करता हूँ ताकि प्लेयर्स को जो है ना ज़्यादा हेल्प हो। और जहाँ तक बात ये कि देखिए मैं ओपन हूँ और हम सबको ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी टीम है, और अगर हम इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। और यू नो इंग्लिश कंडीशंस, आपको याद होगा वो 2000
2016 वाली जो सीरीज जो कि जिसमें आपने डबल 100 भी किया था बड़ा जबरदस्त ओवल में, तो जब मैंने ये लिखा कि यूनुस भाई मेरे साथ होंगे, तो एक सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा आया है कि वो उनसे पूछो कि उन्होंने अपनी टेक्निक बाद में चेंज क्यों व्हाई वाज ही जंपिंग ऑन द पिच, व्हाई वाज ही डांसिंग ऑन द पिच। एंड देन आई रिमेम्बर आपने ये भी मेंशन किया था कि आपको अजरुद्दीन का फोन आया था एंड ही स्पोक टू यू अबाउट हाउ you can fix this issue. So क्या did you change your technique या क्या हुआ था उस टाइम? देखिए, उससे पहले हमारी सीरीज हुई थी अगेंस्ट श्रीलंका, और श्रीलंका में जैसे श्रीलंका की पिचेस हैं वहाँ पे ज़्यादातर बॉल सीम होता है, इतना बाउंस बहुत कम बाउंस होता है, लेकिन आगे से ज़्यादा सीम होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैं अपना जो मेरा स्टांस था, जो मेरे खड़े होने का, जो मेरा एक पैरेलल जो आप खड़े होते हो, तो मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया था। अच्छा, मैं गया हूँ तो मैंने वहाँ जाके, आपको याद है कि 171 रन की इनिंग खेली और हम वो सीरीज वहाँ जीते जाके, और मैंने उस पर हर मैच में परफॉर्मेंस की, दो कि बिग परफॉर्मेंस एक आधी थी, लेकिन वह कि मैं उस पर परफॉर्मेंसेस करता था। तो उससे क्या हुआ, जब उसके बाद हमारी इंग्लैंड की सीरीज आई, क्योंकि जब आप बाजू का एक टेक्निक से आपको सक्सेस मिलती है तो आप उसी को कंटिन्यू करें। और फिर मजे की बात ही, जब मैं काउंटी क्रिकेट खेला तो अगर हम जो हमारे साइड गेम्स जो थे, मैं हर मैच में परफॉर्म किया। लेकिन जब मैं टेस्ट मैच में आया तो मुझे बाजू का क्या होता था कि जब मुझे बैकफुट का बॉल होता था मुझे, तो वो मुझे वहाँ से, क्योंकि मेरा इतना बड़ा स्टांस इतना हो जाता था कि मैं इतना जो इनिशियली मूवमेंट होती थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती थी कि वहाँ से वापस आने में मुझे जंप लेना पड़ता था। तो एक आधे मैच में जंप लिया तो लोगों ने कहा जी टेक्निक चेंज। अच्छा जी, वो एक मैच हुआ, फिर दूसरा मैच हुआ। अच्छा, और मजे की बात है कि मैं ज्यादा रन नहीं कर सका, लेकिन हर मैच में आपने देखा होगा तो 40, 50, 60 बॉलें में खेलता रहा हूँ। ये लॉर्ड से शुरू हुआ कि मेरी 20, 25, 30, 35 रन की इनिंग वो हो रही थी। तो बाजू को, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ऑन द टूर चीजें चेंज करना बहुत मुश्किल होगी। मैंने सिर्फ ये किया आखिरी मैच में, जब ओवल पे आए तो मैंने अपने आप को दोबारा गैदर किया। तो वही जो मैंने स्टार्ट, जो मैंने अपने, आप कैसे होते हैं, जब मैं खड़ा होता था तो बहुत ज़्यादा अपार्ट खड़ा होता था, मैंने थोड़ा सा वो अपने जो फुट है वो क्लोज कर लिए, और उसका फायदा क्या हो गया, मेरा वो जंप खत्म हो गया और सडनली वो इनिंग्स आ गई, एक बड़ी इनिंग अल्लाह ने करवा दी। तो लोगों ने कहा देखो जी इसने स्टार्ट दोबारा चेंज कर दिया और उसको सक्सेस मिल गई। तो ये इसी तरह होता है, आपकी चीजें कुछ ठीक जा रही होती है, जैसे हमने कहा कि भाई ठीक जा रही होती है तो ठीक जा रही होती है, चाहे फिर आप इतना पार्ट खड़े हो जाओ, चाहे वो इतना पार्ट खड़े हो जाओ, लेकिन जब नहीं हो रही तो चाहे आप यूं सीधे भी खड़े हो जाओ तो चीजें नहीं हो रही होती है। जो हर चीज ना अपने एक टाइम पे होना होता है, तो यही हुआ और सडनली जो है ना वो। अच्छा, ये बताएं T20s में यंगस्टर्स को चांस हम देंगे? हैदर अली है, बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है, फिर मुश्तिल शाह है, क्या तासुरात हैं आपके हैदर अली के बारे में? आई मीन he played really well in PSL. बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए T20 तो है यंगस्टर का गेम, और अगर आपके ये बड़ा मेन एक ये बहुत मेन होता है कि जब आपके प्लेयर इन फॉर्म हो और उसको उस वक्त मौका मिले तो वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वक्त जैसे खुशदिल शाह ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की PSL में, उसके बाद हैदर अली है, और इनको मौका मिले वहाँ पे और ये परफॉर्म कर दें तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा कि ऐसे यंगस्टर में हो। और हैदर अली की कोई स्पेसिफिक बैटिंग में आपको चीज अच्छी लगी है जो आपके देख के कहा हो कि हाँ इसकी ये चीज बहुत अच्छी है? मैंने एक चीज देखी, उसमें एक अच्छी बात है कि वो सिर्फ हार्ड हिटिंग ही नहीं करते, उनको सेंस भी है। जितनी मैंने बैटिंग देखी है, क्योंकि देखिए T20 में बाज़ औक़ात बहुत कम मौका होता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिनके पास सिर्फ हार्ड हिटिंग ही नहीं है, उनको सेंस भी मौजूद है। और लेकिन ये कि आप उनको इस सेंस को यूज करते हुए सिर्फ T20 की ही बैटिंग की तरफ नहीं, उनका ये जैसे मैंने कहा कि सोच होनी चाहिए कि मुझे कैसे 50 ओवर्स की टीम में आना है, और फिर 50 ओवर्स की टीम के बाद मुझे टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो ये जैसे मैंने कहा, ये बहुत डिजायर होते हैं। बाज़ प्लेयर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा चार्म मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसी एक गेम पे, एक स्टाइल पे फोकस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसी नहीं है, क्योंकि जब आप एक स्टाइल से परफॉर्म करते हो तो सडनली दूसरी टीम में, दूसरी मैनेजमेंट जो वो आप पे काम करते हैं, बॉलर्स आप पे काम करके आते हैं, बैट्समैन अगर एक बॉलर है तो इवन बैट्समैन पे काम करके आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने
अपनी स्किल्स को ट्यून अप करें और हमेशा उसको शाइन रखें, ताकि आपके पास जैसे मैं पहले कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को बेस्ट मौका दो, जो भी अपने आप को बेस्ट मौका देगा, वो बेस्ट एनवायरनमेंट देगा, तो उसके पास उसके सक्सेस के जो टेनोर है, जो दौरानिया है, वो लंबा रहेगा। Is it, क्या हम ये कह सकते हैं, I mean a lot of people say that the key to playing in England is playing it late, you know, टेस्ट क्रिकेट में लेट खेलें, बॉल को वेट करें, क्या आप भी यही कहेंगे कि हाँ उन कंडीशंस में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल खेल सकते हैं, लेट खेल सकते हैं, क्योंकि लेट खेलने का जो हम बात करते हैं कि लेट खेलें, तो लेट बेसिकली होता है कि बॉडी के क्लोज खेलें, वो ये होता है कि हम बात करते हैं लेट खेलें, तो बात करते हैं मैंने बैट्समैन को देखा वो लेट खेलते हैं तो वो अपने मूवमेंट में ही लेट हो जाते हैं, और बॉल अभी आ रहा होते हैं तो और वो लेट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि बॉडी के क्लोज खेलें, अपने बैट को बॉडी के क्लोज रखें, अपने हेड को जो है ना अपनी पोजीशन को अलाइन रखें और बैट को क्लोज रखें बॉडी के, तो आपके पास वो कहते हैं जो एज, जब आपका बैट आपकी बॉडी से बाहर जाता है तो जब आप जाके जितने बॉडी की क्लोज होगी, आपकी बॉडी एक अलाइन में होगी, आपके हेड, आपके हैंड और आपके फुट और आपकी पूरी बॉडी अलाइन में होगी, उस अच्छी पोजीशन में होगी, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने आप को अच्छा मौका देंगे तो आपको के पास ज्यादा सक्सेस, क्योंकि हमने देखा कि बॉल स्विंग भी होता है और सीम भी होता है, तो सीम को जितना लेट खेलेंगे तो आपको मतलब बॉडी की क्लोज खेलेंगे तो वो जो है वो आपको बैट्समैन को ज्यादा सक्सेस मिलेगी वहाँ पे। अच्छा ये बताएं, आज सुना आपने अपना बिजनेस भी अब जो है काफी देर से उसमें भी अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट वो भी कर रहे हैं, क्या मतलब कोई ऐसी चीज है जो यूनुस खान नहीं कर सकता? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए आपको, और मैं हमेशा समझता था कि मैं बहुत मैं ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हो सकता है कि बिजनेस में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लर्न तो कर सकते हो। जैसे मैंने काफ इंजीनियर्स को ज्वाइन किया, फिर MGT को ज्वाइन किया, ये हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, खुर्रम रहमान मलिक हमारे दोस्त हैं, एजाज मलिक हमारे पार्टनर्स हैं, तो ये वो चीजें जो कि मैं लर्न कर रहा हूँ इनसे। यूनुस भाई अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं, तो मैं आपसे यू नो रैपिड फायर राउंड जिसको हम कहते हैं, वो रैपिड भी होना चाहिए और उसमें फायर भी होनी चाहिए, ये नहीं मुझे डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पता है कि आप जितने क्लियर हैं अपनी थिंकिंग में, आपसे मुझे दोनों चीजें जो है मिलेंगी। सो मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर दैट यू हैव एवर फेस्ड? मुरलीधरन। लेकिन आपने उनको खेला भी इतना अच्छा, बट बेस्ट यॉर्कर? बेस्ट यॉर्कर किसकी? मैं कह सकता हूँ शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर। फेवरेट बैट्समैन या इंस्पिरेशन ग्रोइंग अप? विव रिचर्ड। विव रिचर्ड, ऑफ कोर्स। अच्छा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग, एक आपने वर्ड बताना है, जो मैं नाम लूंगी एक एक वर्ड। वसीम अकरम। मेगा स्टार। मेगा स्टार। शोएब अख्तर। सुपरस्टार। सुपरस्टार। बाबर आजम। अपकमिंग स्टार। अपकमिंग स्टार। विराट कोहली। सुपरस्टार। सुपरस्टार। शाहिद अफरीदी। मेगा स्टार। मेगा स्टार, सारे स्टार्स हैं, चलो जी ये तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, फेवरेट इनिंग्स, वन हाँ एग्जैक्टली, फायर भी और रैपिड भी। अच्छा, फेवरेट इनिंग्स 171 पाले के लिए, 218 ओवल या फिर 267 बैंगलोर, इसमें से एक चूज करें। बैंगलोर। बैंगलोर, वो मुझे वैसे बाय द वे बड़ी कैटेगोरिकली याद है, क्यों, आपके लिए क्यों? आप शेयर करें। नहीं, एज इन लाइक मेरे लिए तो बिकॉज़ आई थॉट कि वो हम वापस आ रहे थे सीरीज में। मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि पिछले मैच पे मेरी वजह से टीम हार गई थी, क्योंकि मैं पहले इनिंग में तो मैंने कलकत्ता में 100 रन किए, दूसरी इनिंग में क्या हुआ कि मैं जाते ही लेग स्टंप से आउट हो गया, और वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर मैं उस हाफ एन आवर खेल जाता सुबह आके तो हम वो टेस्ट मैच ड्रॉ करते, और हम क्योंकि 2 ही आउट हुए थे हमारे, और मैं एज अ वाइस कैप्टन अच्छे फॉर्म में था, अगर मैं वहां पे जाके सिर्फ हाफ एन आवर मैं खेलता तो शायद हम टेस्ट मैच ड्रॉ करते, और फिर लास्ट मैच हम जीतते तो हम सीरीज जीत के आते। तो मुझे बहुत अफसोस था अपने आउट होने का, और मैं आउट भी लेग स्टंप से हुआ, स्टंप हुआ,
जो कि बिल्कुल ही कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई प्लान किया हो, किसी को पहला दूसरा बॉल हुआ, लेग स्टंप से खेला, तो मुझे बड़ा अफसोस था। तो इसलिए मेरी बड़ी ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग है कि मैं समझता था कि इस इनिंग में बहुत सारे रन पाकिस्तान करे और मेरे भी सबसे ज्यादा रन हो, ताकि पाकिस्तान जो है ना वो ये सीरीज जो है वो ड्रॉ हो। तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट। हमें तो याद है, डेफिनेटली विनिंग याद है। द बेटर टैलेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ज़ीशान अशरफ या हैदर अली? हैदर अली। नसीम शाह या मोहम्मद हसनैन? बेटर टैलेंट? नसीम शाह। नसीम शाह। फेवरेट कैप्टन दैट यू प्लेड अंडर? राशिद लतीफ। राशिद लतीफ। माहिरा खान या महविश हयात? महविश हयात। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्रिकेट के सवालों में मैं एक ये सवाल भी बीच में डाल दूंगी। आपको ये देख ले। अच्छा, ये जवाब था भी सही। मैं हमेशा याद के लिए। चले, मैं वैसे आज बड़ी खुश होंगी कि आपने उनको चूज किया। अच्छा, ये ओके, जब वो इंटरव्यू तो फिर वो यूनुस खान का नाम ले। यूनुस खान मैं लिख दूंगी, मैं को कह दूंगी महविश को कि महविश यू बेटर टेक यूनुस नेम। अच्छा, योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, मतलब क्रिकेट की जरूरी नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स की, कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी? रोजर फेडरर। रॉजर फेडरर। पुलाव या बिरयानी? डिबेट खत्म कर दें प्लीज। पुलाव। पुलाव, क्योंकि मैं पठान हूँ तो हम ज्यादा पुलाव के साथ थोड़ा सा जो है ना लाइक करते हैं। मेरा ख्याल है बिरयानी लवर्स बहुत ऑफेंड होंगे यहाँ पे। वो स्पाइसेस ज्यादा होती हैं तो हम यूज्ड टू नहीं होते, इसलिए हमें पुलाव जरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोहली या सचिन? सचिन। Why? By the way, I want to know. ठीक है, कोहली भी बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मर है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कोहली जो है वो सचिन से भी ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन सचिन जिस एरा में खेले वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, पिचेस इतनी वो नहीं होती थी, अंपायरिंग को लेके और बहुत सी चीजें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो मेरे ख्याल से ट्रैवल इतना कोई छोड़ था, तो प्लेयर पे ज्यादा प्रेशर उन दोनों में होता था। आज के प्रेशर ठीक है, मीडिया तो है, लेकिन कंडीशन जो है वो बहुत जबरदस्त है, प्लेइंग कंडीशन बहुत अच्छी है आज के प्लेयर के पास। अच्छा, 3 क्वालिटीज जो आपको किसी इंसान में अच्छी लगती हैं, वो क्या होंगी? तीन क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई इंसान सच्चा हो और सच्चाई का साथ दे, उसके बाद वो जो है वो किसी को धोखा ना दे, और वो इंसान जो कि अपने अपने आप से इंसाफ करे, और वो कहते हैं ना कि हलाल रिस्क जो है इबादत है, तो मुझे ऐसे पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं जो कि अपने जॉब से सिंसियर और अपनी जॉब को वो सीरियस लेते हैं और उसको हलाल करते हैं। अच्छा, अगर आप पे कोई ऑटोबायोग्राफी बने आपकी जिंदगी के ऊपर, तो उसको क्या नाम देंगे? खुद से कुछ सोच। मैं सोचता भी रहा हूँ कि लाइक द किंग होना चाहिए, द The वॉरियर King! होना चाहिए, किंग होने चाहिए, वॉरियर होना चाहिए, इस तरह के नाम होने चाहिए। और मैंने बड़े बड़े प्लानिंग की हुई है कि उस पे वो पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, कि जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि एक साइकिल हो, फिर मोटरसाइकिल हो, फिर जनाब वाला जहाज हो, और फिर आगे हार्ली जाके जनाब डेविडसन वाला, हो जाए। मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह की कोई चीज हो, जो कि मैंने ये ज़हन में, और इंशाल्लाह जब भी आएगी तो इसी तरह का कुछ उसका होगा। मेरा ख्याल से लायन किंग भी सही रहेगा, है? लायन किंग भी आप कह सकते हो, इसी तरह की कोई नाम हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं, जस्ट कंप्लीटली ऑफ, इंग्लैंड में एक चीज जो हमेशा लोग कहते हैं कि जी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की बड़ी जरूरत है, 5th बॉलर होना बड़ा जरूरी है, आपकी भी यही राय है? देखिए, उसकी वजह ये होती है कि अगर हम कंडीशन देखें तो जितना बॉल सीम एंड स्विंग होता है, तो वो जो मिडिल में जो आपके पास ऑलराउंडर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा कि इंग्लैंड क्यों सक्सेसफुल है इंग्लैंड में, क्योंकि उनके पास वहां पे मिडिल में वो 3 से 4 ऑलराउंडर्स खेलते हैं। वो स्टोक्स की शक्ल में, मोइन अली की शक्ल में, जॉनी बेयरस्टो की शक्ल में, उसके बाद आदिल रशीद भी उनके ऑलराउंडर होते थे। जॉय रूट को भी देख लें तो वो भी ऑन एंड ऑफ ऑलराउंडर। बटलर की बात कर लें तो देखें, एक टाइम पे 2-2 विकेट कीपर खेल रहे होते हैं,
तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए क्योंकि शुरू में बॉल सीम एंड स्विंग बहुत होता है, तो हमने देखा कि इवन लास्ट सीरीज में हमने देखा कि हम उनके 4 से 5 तो आउट कर लेते थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके मोइन अली रन्स कर देते थे, बटलर रन्स कर देते थे, जॉनी बेरेस्टो रन्स कर देते थे, स्टोक्स रन्स कर देते थे, तो उनका इसीलिए हमारी वो टफ सीरीज हुई। तो मेरे ख्याल से हम ये आजकल की ये रिक्वायरमेंट है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट किया क्या आपके पास बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। अच्छा, कुछ आपके फैंस के सवाल है। अमार ने पूछा है, हाउ डू वी क्रिएट अ पॉलिटिक्स फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि सियासत ना हो, ऐसी एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट करें ड्रेसिंग रूम में? इतने ज्यादा लोग इकट्ठे, इतने बड़े बड़े नाम इकट्ठे, कैसे चलेगा? मेरे ख्याल से देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैंने पहले कहा कि मैं एज ए बैटिंग मेंटोर, एज ए बैटिंग कंसल्टेंट मैं जा रहा हूँ, तो मेरा बस सिर्फ फोकस अपने ही काम पे होगा। तो दो के मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है कि मैंने कैप्टनसी बहुत की, मैं बहुत टॉप का प्लेयर रहा और रिसेंट पास में हमने क्रिकेट छोड़ी, लेकिन मैं अगर अपनी जॉब पे फोकस करूँ तो मेरे पास ये पॉलिटिक्स के लिए मौका ही ना मिले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर प्लेयर को, हर इंसान को अपने जॉब पे फोकस करना चाहिए और उसको हलाल करना चाहिए। अच्छा, तो वो अरसलान ने पूछा है कि डज बाबर हैव द पोटेंशियल टू स्कोर अ डबल 100? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि बाबर आजम, अजहर अली, असद शफीक, शान मसूद और आबिद अली, ये जो टॉप के 4-5 जो बैट्समैन हैं, इनमें से कोई डबल 100 या ट्रिपल 100 आ जाए तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जिस तरह मेरी 5 से 6 डबल 100 हैं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम को 10 से 12 डबल 100 जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में करें। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश और मेरे सामने अगर कर दी तो मैं कहूँगा कि मेरा जो है ड्रीम ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ऋषिकेश, इंडियन फैन आपके बहुत हैं, उन्होंने पूछा है आपका ऑल टाइम फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन सा है? मैं हमेशा मोहम्मद अजहरुद्दीन को बहुत लाइक करता हूँ। जैसे हम लोग पास्ट में बहुत ज्यादा मोहम्मद अजहरुद्दीन को बहुत ज्यादा लाइक करते थे, तो मेरे वो ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर। अच्छा, हैरी कह रहे हैं कि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ बट आई स्ट्रगल प्लेइंग द कवर ड्राइव, एनी टिप्स? बस उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपको बॉल की लेंथ और लाइन पिक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हैरी से कहें कि मैंने एक फिलिक्स के लिए, जो एक न्यूजीलैंडर हैं, छोटे से 12-13 साल के हैं, वो जाएं और सर्च करें वहाँ फिलिक्स के लिए, फिलिक्स के नाम से सर्च करेंगे तो मैंने उनके लिए एक कवर ड्राइव के लिए एक वीडियो बनाई है। वो अगर आप उनको कहीं से करके उनसे शेयर कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उसमें। चलें, ठीक है, डेफिनेटली आई विल पास दैट ऑन। लास्ट क्वेश्चन इज बाय ताहा, और उन्होंने कहा है कहीं ये तो नहीं होगा कि हमारे बैट्समैन और स्लो हो जाएंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड्स अब मुख्तलिफ हो गई हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन वैसी नहीं रही। अब अगर हम ग्राउंड कंडीशन देख लें तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। उसके बाद अगर हम पिचेस की कंडीशन देख लें तो पिचेस भी बहुत ज़्यादा ड्राई और थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली होती है। तो अब वो आप बहुत कम ऐसा होता है कि आपका जो रन रेट है वो 3 से नीचे होता है। तो हमने देखा कि रिसेंट पास में कि हमेशा 4+ जाता है, 3.5+ जाता है। मेरे ख्याल से अभी बहुत मुश्किल है, और अगर कोई स्लो खेलना भी चाहे तो वो स्लो नहीं खेल सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, कमेंटेटर्स बात कर रहे होते हैं, आपकी टीम मैनेजमेंट बात कर रही होती है, तो अब ये बहुत मुश्किल है। अब आपको टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि 55+ या 60+ का जो है ना आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए, और है सबका। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्लेयर जैसे 60+ का स्ट्राइक रेट है, तो अब वो बहुत मुश्किल हो जाती है इतना स्लो खेलेंगे, और ऊंचाई भी तो बहुत जल्दी। चले, थैंक यू सो मच यूनुस भाई। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, जस्ट कैचिंग अप विद यू कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। यू नो, गुड लक ऑब्वियसली फॉर योर न्यू रोल एंड द टूर। एंड क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए जो इतनी कीनली वेट कर रहे हैं आपको इन एक्शन बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए? मुझे सबसे पहले तो मैं अपने फैंस का, फॉलोअर्स का बहुत थैंक यू अदा करूंगा। उसकी वजह है कि जितना वार्म वेलकम मुझे मिल रहा है चारों तरफ से, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है और कि मैं अच्छी परफॉर्म कर सकूं, और मेरे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सके,
दो कि हमेशा मैं जब भी इस टीम के साथ रहा तो एज अ प्लेयर रहा, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट रोल है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अपने अपनी जॉब से इंसाफ कर सकूं और अपने प्लेयर के लिए, अपने बैट्समैन के लिए, अपने कलीग्स के लिए वो इन्वायरमेंट बना सकूं जिसके लिए, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान टीम जीते। और क्या ही अच्छा हो कि हम वापस आए और ये इंग्लैंड की सीरीज हम जीत के आ रहे हो। तो इसको कोविड-19 में के टाइम पे हम ये खुशियाँ दें लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे खुशियाँ बहुत कम है। हम चारों तरफ देख रहे हैं तो कोई ना कोई सारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया से कोई ना कोई गम वाली कोई ना कोई न्यूज़ हर हफ्ते आ जाती है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम कोई अच्छी खुशी पाकिस्तानियों को और पूरे वर्ल्ड को दे सकें, क्रिकेट को दे सकें। और साथ में मैं अपने फैंस को कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्रिकॉशन पूरे लें, क्योंकि कोविड-19 को सीरियस लें। और अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल रखेंगे। Well, thank you so much, Yunus bhai. It was an absolute pleasure.